गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए राजनीति विज्ञान का अपने जो 5वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर के भैया अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या मोस्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यू जिसे अपने कहते हैं, उनकी चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। चर्चा करने से पहले भैया थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि कई बच्चे देखो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे मॉडल पेपर आ गए क्या। ठीक है, और उनका पूछना जायज़ भी है क्योंकि 10वीं क्लास के आ गए हैं, 12वीं क्लास के अभी आए नहीं है। जैसे ही आएंगे मैं आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर न्यूज़ डाल दूंगा या उसके ऊपर आपको वो मॉडल पेपर जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या फिर अगर सीधा आप सर्च करना चाहो तो जिस नाम से भैया अपना चैनल है, मतलब MK हिस्ट्री क्लासेज, इसी नाम से भैया अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है भैया, 90+ की गारंटी। पिछली बार मैंने 95+ की गारंटी लिखी थी। ठीक है, उससे पिछली बार मैंने 90+ की गारंटी लिखी थी और इस बार मैं वापस 90+ पेपर की गारंटी यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखो, जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को मैं ये बता दूं कि जितने भी मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में जो मुख्य प्रश्न बता रहा हूँ, MCQ मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, जो भी मैं आपको मैराथन क्लास लूँ, ठीक है, या कोई मैं टेस्ट लूँ या मैं कोई प्री बोर्ड लूँ, ठीक है, आपकी एग्ज़ाम तक मैं जितने भी क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस के बताऊं आप उनको तैयार कर लो। आपके आराम से 90+ की मैं गारंटी लेता हूं। देखो यहाँ पे मैं गारंटी 90+ की ले रहा हूँ, लेकिन हुआ ऐसा है दोनों साल पिछले 2-3 सालों से ये हो रहा है कि लगभग 99-100% पेपर जो है वो अपने क्वेश्चनों में से आ जाता है। पिछली बार का आपके पास में पेपर होगा, मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप खुद मिलान कर सकते हो कि क्या सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या जो पुराने बच्चे हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हो कि सर जो मोस्ट क्वेश्चन बताते क्या वो वाकई में एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, 90+ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन इतना मान के चल लो कि लगभग 99% पेपर जो है वो अपने क्वेश्चनों में से आ जाएगा। 100% की मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि भैया जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ABCD टाइप के रिक्तान वाले हैं उनमें एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, बाकी 99% पेपर आ जाएगा। गारंटी मैं यहाँ पे कितने की ले रहा हूँ, 90+ की ले रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बस शर्त इतनी है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, जैसे 4 पार्ट है, 4 पार्टों के मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज 5वां चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, जैसे ये बुक पूरी हो जाएगी फिर सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। अभी अपने छोटे क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं, 1-1 2-2 अंक वाले, फिर अपने बड़े क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में मैं 2-4 क्लास आपकी प्री बोर्ड मान लो या मैराथन क्लास मान लो, इस प्रकार के लूँगा। बस जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ आप तो उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, उनके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब चर्चा करते हैं भैया अपने आज के क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए? भैया एक समझौता था क्योटो प्रोटोकॉल, इस पर हस्ताक्षर पता है आपको 1997 ईस्वी में हुए थे। अब थोड़ा सा देखो, अब इतना आपने देख लिया 1997 में हस्ताक्षर हुए। अब इससे संबंधित अगला और क्या पूछ सकता आपको, वो भी आप यहीं पर कवर करो। अब पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछ ले कि साहब ये क्योटो प्रोटोकॉल समझौता क्यों हुआ था? तो ये हुआ था भैया जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? क्योटो में हुआ था। ठीक है, और क्योटो कहाँ पर है? अपने जापान में है। तो जापान के क्योटो शहर में ये हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कहते हैं। देखो भैया, भारत और चीन 2 देश है, एक तो भारत और एक चीन। इन देशों को भैया इस समझौते पर साइन करने के लिए एक बार छूट दी गई थी। हालांकि बाद में अगस्त 2002 में, ध्यान रखना भैया, अगस्त 2002 में भारत ने इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये लो, अब ये पूरा क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ ले, अगला क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको कैसे पूछ ले, आपके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है।
क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? ऑप्शन है 1972, 1982, 1992, एक ऑप्शन नीचे गया अपने, और 1962। 4 ऑप्शन है भैया। तो आपको सबको पता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसको शॉर्टकट में भैया अपने ABM भी बोलते हैं, ठीक है। यह संधि कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अब बात आती है गुरुजी ये संधि है क्या? देखो, अमेरिका और सोवियत संघ 1972 में अपने शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका और सोवियत संघ की जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी, उन मिसाइलों को रक्षा खोज के रूप में इस्तेमाल करने से इस संधि के द्वारा रोका गया था। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ये 3-4 संधियाँ ही चैप्टर में ABM, CWC, BWC ये सारी आपको अच्छी तरह से समझाई हुई है। थर्ड क्वेश्चन है भैया अपने निम्न में से खतरों का नया स्रोत क्या है? खतरों का नया स्रोत क्या है भैया इनमें से? देखो, आतंकवाद है, गरीबी है, शरणार्थी समस्या है, ये सभी। वर्तमान में भैया आपने बात करें खतरों के नए स्रोत के, तो ये सभी है। आतंकवाद भी है, गरीबी है, शरणार्थियों की समस्या भी है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सभी। चौथा क्वेश्चन भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, निशस्त्रीकरण, अनौपनिवेशीकरण के प्रयासों की हिमायत की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने भैया नाम पूछा है अपने भारत का, वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने एशियाई एकता, निशस्त्रीकरण, अनौपनिवेशीकरण के प्रयासों की हिमायत की थी? तो वह जो प्रधानमंत्री था भैया उसका नाम था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? परिभाषा नहीं पूछी इसने, सिर्फ बुनियादी अर्थ पूछा है। डायरेक्ट अर्थ क्या है? तो सीधा सा अर्थ है भैया खतरों से क्या? आज़ादी। खतरों से क्या होना? आज़ादी होना, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा न होना, वही क्या है? सुरक्षा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 6, अपरोध से क्या आशय है? अपरोध, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार अपने एग्जाम में आता है 1 नंबर का, जैसे अपने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें। तो भैया अपरोध से आशय है युद्ध की आशंका को रोकना, मतलब आपको लगे कि युद्ध होने वाला है, आपको डाउट है, आपको शंका है, तो उस युद्ध को रोकने के प्रयास करो, वही क्या है? अपरोध है। भाई जैसे मान लो अपने को ये पता चल जाए कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या है? अमेरिका के ऊपर एक डाउट है, एक शंका है कि हमला कर सकता है, तो इस डाउट को हम कैसे समाप्त करें? हम ऐसा क्या करें जिससे अमेरिका हमारे ऊपर हमला ना करे, वही क्या है? अपरोध है। ठीक है, परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि युद्ध की आशंका को रोकने की नीति, वही क्या कहलाती है? अपरोध कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? यह संधि कब हुई? एनपीटी, देखो पहले तो इसका पूरा नाम देखो भैया, एनपीटी क्या है? एनपीटी का मतलब क्या हो गया? थोड़ी सी जुकाम सी हो रही है। एनपीटी का पूरा नाम हो गया भैया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। और यह संधि कब हुई थी भैया? 1968 अर्थात 1968 में हुई थी। क्लियर है, इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया 8वां क्वेश्चन, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अर्थात CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? देखो भैया CWC सीधा पूछ ले आपको कि CWC का पूरा नाम बताइए, यह संधि कब हुई, इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? देखो 2 संधियां हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो है BWC, ठीक है, एक है CWC। अब BWC तो हुई थी भैया 1972 में और CW हुई थी 1992 में। इस पर हस्ताक्षर किए थे 155 से अधिक देशों ने। देखो वापस बताओ आपको, BWC और CWC, ठीक है, ये तो हुई थी 1972 में, BWC तो ठीक है, BWC तो हुई थी भैया 1972 में और CWC जो है वो कब हुई थी? 1992 में। BWC जो हुई थी भैया इस पर 155 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए थे। CWC जो है इसके ऊपर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। BWC का पूरा नाम है भैया बायोलॉजिकल
वेपन्स कन्वेंशन और CWC का पूरा नाम है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। हिंदी में कहे तो BWC का हिंदी में पूरा नाम हो गया जैविक हथियार संधि और CWC का हो गया रासायनिक हथियार संधि। ये लो भैया, आपको पूरा मैंने बता दिया दोनों संधियों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भैया ये भी अपने, कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या आशय है। देखो, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से आशय है भैया राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से कौन से खतरों को शामिल किया जाता है, सैन्य खतरों को इसमें शामिल किया जाता है। और इसका स्रोत जो होता है वो कोई दूसरा देश होता है, जैसे मान लो अपने भारत है, भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे, ठीक है, ये कैसी हो गई, पारंपरिक धारणा हो गई। क्यों? क्योंकि वो सैन्य खतरा कर रहा है, ठीक है, और इसका स्रोत कौन सा हो गया, दूसरा देश हो गया पाकिस्तान। तो भारतीय सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से आज से है राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा, ठीक है। इसमें सैन्य खतरों को किसी देश के लिए सर्वाधिक घातक माना जाता है और इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन भैया, आतंकवाद से क्या आशय। देखो, आतंकवाद का मतलब हो गया भैया राजनीतिक हिंसा, जिसमें मुख्य रूप से निर्दोष लोग या निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, समाज में एक प्रकार से दहशत का माहौल कायम पैदा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर भैया ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, वापस कह रहा हूँ कि जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक अलग से कॉपी डाल लो, उस कॉपी में इन क्वेश्चनों को ज़रूर से आप नोट करो और बार बार इनका रिवाइज करते रहो। आप कम से कम जब भी आप 7वां चैप्टर, ये सॉरी 5वां चैप्टर जब भी आप पढ़ो तो एक्स्ट्रा याद करने से पहले कम से कम आपको इन क्वेश्चनों को ज़रूर से याद करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही पढ़ो, इसके अलावा भी पढ़ो, आपकी इच्छा उतना पढ़ो, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में कम से कम ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की भैया, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक पूछ रहा है भैया। तो देखो, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों में बात करें तो पहला घटक तो हो गया कि अपने जो सैन्य क्षमता है उसको क्या करना, मजबूत करना। दूसरा कह सकते हैं भैया देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटारा करना, आर्थिक विकास की रणनीति अपनाना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संस्थाओं को मजबूत करना। मतलब 4-5 घटक है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। 12वां क्वेश्चन भैया, कोई 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम बताइए। विश्वव्यापी खतरे कौन से हो गए भैया, जैसे अभी अपने बात की थी, एक तो आतंकवाद विश्वव्यापी खतरा है, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले एक महामारी आई थी, आपके कोरोना है, आपके एड्स है, आपके बर्ड फ्लू है, आपके वैश्विक तापवर्दी है, ये क्या है भैया, विश्वव्यापी खतरे हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है भैया, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 रूप कौन कौन से हैं। पारंपरिक धारणा के 2 रूप है भैया, एक तो बाह्य सुरक्षा और एक है आपकी आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भैया, बुनियादी तौर पर किसी देश की सरकार के पास युद्ध की, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प होते हैं। मतलब मान लो कोई युद्ध हो जाए, ठीक है, तो अब किसी देश की सरकार के पास में क्या विकल्प होंगे। अब जैसे सीधी सी बात कर ले, अपने भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हो जाए तो अब क्या ऑप्शन है अपने पास। या तो ऑप्शन है कि जो आक्रमण कर रहा है, जैसे भारत के पास में क्या ऑप्शन है, भारत के पास में या तो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान को हरा दो, बर्बाद कर दो इसको, युद्ध में इसको बुरी तरह से हरा दो, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि पाकिस्तान जो कह रहा है वह बात मान लो, या तीसरा ऑप्शन है कि आत्मसमर्पण कर दो, ठीक है। यही ऑप्शन होते हैं। जैसे हर बार क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है, आत्मसमर्पण करता है, हर बार पाकिस्तान हारता ही है, ठीक है। तो 2 देशों के मध्य जब भी लड़ाई होती है तो 3-4 विकल्प होते हैं, या तो आत्मसमर्पण कर दो, या अगला क्या मांग कर रहा है वह मांग मान लो, या फिर उसको युद्ध में हरा दो। क्लियर है। 15वां क्वेश्चन भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा किस कारण कहा जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को, देखो सीधी सी बात है, एक बात बताओ, सुरक्षा की ज़रूरत जो है वो सभी को होती है, राज्य को भी होती है, व्यक्ति को भी होती है, समुदाय को भी होती है, ठीक है, सभी को होती है। तो अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से समूची मानवता की सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है।
समझ रहे हो आप, मतलब राज्य की सुरक्षा भी करनी है, व्यक्तियों की सुरक्षा भी करनी है, समुदाय की सुरक्षा भी करनी है, समाज की सुरक्षा भी करनी है, तो मतलब समूची मानवता की सुरक्षा हो गई। इस कारण से इस धारणा को अपने मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। अगर परिभाषा के तौर पे आप लिखना चाहो तो अपने लिख सकते हैं कि सुरक्षा की जरूरत सिर्फ राज्य, व्यक्तियों और समुदायों को नहीं बल्कि समूची मानवता को है। इस कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा जो है इसे मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, ये सॉरी 2 क्वेश्चन और रह गए। 16वां क्वेश्चन, सुरक्षा की परंपरागत और अपरंपरागत धारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा और अपरंपरागत धारणा में क्या अंतर है। ठीक है, तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा और अपरंपरागत धारणा, देखो परंपरागत धारणा जो हो गई परंपरागत, इसका संबंध किससे है, बाहरी सुरक्षा से होता है। ठीक है, इसमें बाहरी के साथ साथ आंतरिक हो गई। ठीक है, इसमें मेन क्या है, सैन्य खतरे हो गए। इसमें सैन्य खतरे के अलावा मानव को जो भी नुकसान पहुंचाए वो सारे खतरे आते हैं। ठीक है, इसमें एक सुरक्षा, इसमें जो खतरा होता है वो किसी विदेशी राष्ट्र से होता है। ठीक है, इसमें विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई अन्य भी हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी 4-5 अपने आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको अंतर ध्यान रखने हैं। जब मैंने आपको पढ़ाए थे, नोट्स लिखाए थे, लगभग 6 से 7 अंतर आपको इन दोनों के बीच में सरल और आसान भाषा में लिखाए हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो, मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है। तो भैया मानवाधिकार जो है इनको 3 कोटियों में रखा गया है, ध्यान रखना। पहली कोटि तो है भैया अपने राजनीतिक अधिकारों की। ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानवाधिकारों की पहली कोटि कौन सी है। और बता दूं आपको कब पूछा था, 2013 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन आया था 1 नंबर का कि मानव अधिकारों की पहली कोटि कौन सी है, तो राजनीतिक अधिकारों की। ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना इनको। दूसरी कोटि जो है वो है भैया अपने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की। और तीसरी कोटि जो है वो है अपने उपनिवेशीकृत जनता, या दूसरी भाषा में कहे कि जातीय और मूलवासी जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की। ठीक है, तो ये 3 कोटियाँ हैं भैया। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। आज अपने चर्चा की है 5वां जो चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले छोटे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 1-1, 2-2 अंक के पूछे जाते हैं। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।